हेलो बच्चों, आज हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने वाले हैं। आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन तो पता होगा कब कब होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है एडमिशन के टाइम, रिटायरमेंट के टाइम, डेथ के टाइम, चेंज इन पीएसआर, अमेलगमेशन के टाइम। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर हम एक छोटी सी टर्म रिटायरमेंट पढ़ने वाले हैं। तो आज हम रिटायरमेंट के थ्योरी पोर्शन को कवर करेंगे। ठीक है, तो रिटायरमेंट कब होता है? जब तीन पार्टनर में एक बंदा रिटायर हो रहा है ना भाई। जब वो फॉर्म बी रिटायर हो रहा है और नई फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, ए से कंटिन्यू, मतलब फॉर्म कंटिन्यू रहती है, पार्टनर घर चला जाता है, दिस इज कॉल्ड रिटायरमेंट। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या ये रिटायरमेंट से पूरी तरह रिटायर होने के बाद क्या इस फॉर्म से कोई लेना देना नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन 32 इसमें हमें बताता है कि भाई ए रिटायरिंग पार्टनर रिमेन लायबल फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। कहते हैं सारे एक्ट, जैसे मान लो वो 30 जून को रिटायर हो रहा है 2021, तो इसके बाद के एक्ट के लिए वो लायबल नहीं होता, लेकिन इससे पहले के एक्ट के लिए तो वो लायबल रहेगा। जितने भी उसने काम किए हैं इस पीरियड में, तो उन सब के लिए वो लायबल है। ठीक है ना, रिटायरमेंट की डेट से पहले तक के जितने भी काम है वो सबके लिए लायबल रहेगा। इसका मतलब रिटायरमेंट की डेट के बाद भी उसको कॉल किया करके बुलाया जा सकता है और लायबल ठहराया जा सकता है। और आपको पता है पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? सेक्शन 32 ये बताता है कि रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो कंटिन्यू टू बी लायबल टू द थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज रिटायरमेंट अंटिल द पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट। जब तक रिटायरिंग पार्टनर पब्लिक नोटिस नहीं देता। पब्लिक नोटिस क्या होता है? पब्लिक नोटिस होता है लोकल न्यूज़पेपर में उसे अपना रिटायरमेंट घोषित करना पड़ेगा, तब जाके वो इन बंदिशों से हटेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32(1) ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ए पार्टनर मे बी रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। रिटायर हो सकता है, सबकी कंसेंट होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, तो रिटायर हो सकता है। दूसरा है सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में ये भी लिखा है कि इन अकॉर्डेंस विद द एक्सप्रेस एग्रीमेंट बाय द पार्टनर। एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो जाए, एक्सप्रेस प्रत्यक्ष करार हो जाए तो भी रिटायरमेंट पॉसिबल है। और अगर पार्टनर खुद चाहता है, एट विल पे रिटायर होना चाहता है, तो वो अदर पार्टनर्स को नोटिस देकर भी रिटायर हो सकता है। ठीक है, तो ये रिटायरमेंट में है। अभी आगे भी है थ्योरी का पोर्शन, देखते हैं उसको भी। तो फर्दर हम ये देखते हैं कि एडजस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। जब जब हम रिटायरमेंट पढ़ेंगे तो बहुत सारी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ जाएगी, क्योंकि जब बंदा रिटायर होता है तो वो कुछ ना कुछ फॉर्म से, पहले जब आया था तब वो उसने इन्वेस्ट किया था, अब जब जाएगा तो वो पैसे लेके जाएगा। लेकिन जब रिटायरमेंट होती है तो काफ़ी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ जाती है, जैसे एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आप देखो, अगर पहले प्रॉफिट होता था, तीन पार्टनर बांटते थे इस प्रॉफिट को, ए बी सी, अब बी चला गया, तो मान लो ये 90 रुपये प्रॉफिट होता था, तो 30 30 30। ठीक है, अब बी रिटायर हो गया मान लो, तो प्रॉफिट, और हम ये एज्यूम करते हैं कि प्रॉफिट आज भी 90 ही है, तो अब ए और सी बटेगा, ए और सी बांटेंगे 45 45। तो इसमें हमारा रेशियो चेंज हो रहा है पहला, और कुछ गेन भी कर रहा है पार्टनर और कोई सेक्रीफाइस भी कर रहा है। ठीक है, अब जैसे गेन कौन कर रहा है? ए और सी गेन कर रहे हैं। कैसे? पहले 30 रुपये मिलता था, अब 45 मिलेगा, तो गेनिंग रेशियो निकालना चाहिए हमें, गेनिंग रेशियो निकालना सीखना पड़ेगा। दूसरा, जो रिटायरिंग होता है वो तो ऑब्वियस है सेक्रीफाइस ही करेगा, क्योंकि जहाँ पर उसको 30 रुपये मिलते थे अब 30 रुपये भी नहीं मिलेंगे, तो सेक्रीफाइस करने वाला है। तो हमें कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दो टॉपिक सीखने पड़ेंगे, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना। अच्छा, ये प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है सारा। ठीक है, ये इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल करनी पड़ेगी। गुडविल कैसे? क्योंकि देखो ना, सालों साल की मेहनत थी,
कई सालों से ABC पार्टनर थे, वो कंटिन्यू थे, यहाँ पे आगे B रिटायर हुआ, तो मार्केट में उनकी गुडविल जनरेट हो चुकी है, तो इस गुडविल में B का भी हिस्सा है। तो रिटायर होते टाइम B कहेगा कि मुझे है ना अपनी मेरी गुडविल का हिस्सा दे दो, क्योंकि उस गुडविल को बनाने में B का भी हिस्सा था, तो वो अपना गुडविल क्लेम करेगा। फिर ऐसे ही रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का रीवैल्यूएशन किया जाएगा और उस पर प्रॉफिट भी वो क्लेम करेगा, क्योंकि सालों साल पहले जब एसेट खरीदी गई थी तो पहले साल जो एसेट्स की वैल्यू थी, हो सकता है यहाँ पे उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि डिक्रीज हो जाए, तो उसकी रीवैल्यूएशन की जाएगी, किसकी, एसेट्स की, अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट तक की, और अगर प्रॉफिट होगा तो वो लेके जाएगा, लॉस होगा तो वो देके जाएगा। तो रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी भी करना पड़ेगा। जितने भी प्रॉफिट एक्यूमुलेट किए गए हैं, सालों साल रिजर्व्स बने होंगे आपके, है ना, रिजर्व्स एक्यूमुलेट किए गए होंगे, और रिजर्व तीनों की एफर्ट्स थे, अब भी रिटायर हो रहा है, तो बी का हिस्सा इस रिजर्व में बनता है, तो वो रिजर्व क्लेम करेगा अपना। तो रिजर्व की हमें अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। फिर फाइनली हम जितना अमाउंट कंपुटेशन किया जाएगा ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, जितना रिटायरिंग पार्टनर को हमें देना है वो सारा कंप्यूट किया जाएगा, और फिर उसकी पेमेंट भी करना सीखेंगे। अच्छा, पेमेंट के लिए हम लोन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंडीशन अप्लाई हो जाए, एग्रीड हो, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी करनी पड़ सकती है। तो ये सारे प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर इससे रिलेटेड है ना कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का कॉन्सेप्शनल क्वेश्चन बनाऊंगा और वो सारे क्वेश्चंस को कवर करता होगा, ठीक है। तो हम हर एक टॉपिक को इंडिविजुअली बनाएंगे, हर एक टॉपिक का अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसके क्वेश्चंस भी उसी में होंगे। तो अगर ये सब कुछ देख लोगे तो रिटायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो हम अब प्रैक्टिकल पे आ रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम स्टार्ट करते हैं।